नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पीएम मोदी ने तेलंगाना आंध्र प्रदेश के सीएम से बात की है। बता दें कि पीएम ने बाढ़ के हालात की जानकारी ली है। तेलंगाना आंध्र के हालात की जानकारी पीएम ने इस वक्त ली है। पीएम का दोनों राज्यों को पूरी मदद का भरोसा भी दिया है। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पेरिस में चल रहे पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी है। अब तक 5 खिलाड़ियों ने मेडल जीता है, जिसमें मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष, रुबीना फ्रांसिस और अवनी लेखरा शामिल है। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को जीत के लिए बधाई दी है। अवनी लेखरा के इवेंट में शामिल होने की वजह से पीएम मोदी की बात नहीं हो पाई। पीएम मोदी ने अवनी लेखरा को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि देश को गौरवान्वित करने के लिए सभी खिलाड़ियों को उन्होंने सराहा है। सर, काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ पे और भारतीय निशानेबाज काफ़ी अच्छी मेहनत करके आए हैं और डेफिनेटली हम ज़्यादा मेडल लेके जाएंगे पिछली बार से। सर, काफ़ी खुशी का माहौल है सर टीम में। और अवनी ने स्टार्टिंग की थी गोल्ड से, तो हम उसको मेंटेन करके चल रहे हैं कि हम। हेलो सर। जी सर। जी ओके सर। सर वॉइस कम आ रहा है आपका, फिर से। हेलो हेलो, नमस्कार सर। कौन बोल रहा है? सर मैं प्रीति बोल रही हूँ। वाह वाह, आप सब कैसे हैं? सर हम बहुत अच्छे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बधाई देने के लिए कॉल किया है। सोना, रुबीना, मनीष और प्रीति जी सर। पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू सर। आपने हिंदुस्तान के तिरंगे को फहराया है, भारत की शान को बढ़ाया है। जी सर। बहुत कम लोगों को पता होता है इतनी शारीरिक तकलीफों के बावजूद भी अगर उत्तम निर्धार हो तो कैसा फर्क। चंदौली में बाबा कीनाराम के जन्मोत्सव में शिरकत करने पहुंचे सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संत और योगी कभी सत्ता का गुलाम नहीं होते, बल्कि वो सत्ता को उनके विचारों पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। दरअसल उन्होंने अघोराचार्य बाबा कीनाराम के सिद्धांतों का वर्णन करते हुए ये बात कही है। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा आचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि पेंडिंग केस और बैकलॉग न्यायपालिका के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जब रेप जैसे मामलों में कोर्ट का फैसला एक पीढ़ी गुजर जाने के बाद आता है, तो आम आदमी को लगता है कि न्याय की प्रतिक्रिया में कोई संवेदनशीलता नहीं बची है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कोर्ट में तत्काल न्याय मिल सके, इसके लिए हमें मामलों की सुनवाई को आगे बढ़ाने के कल्चर को खत्म करना होगा। साथ ही राष्ट्रपति ने इस बात पर दुख जताया कि साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी खुलेआम घूमते हैं और जो पीड़ित होते हैं वो डर में जीते हैं। ये हमारे सामाजिक जीवन का एक दुखद पहलू है कि कुछ मामले में साधन संपन्न लोग अपराध करने के बाद भी निर्भीक और निश्चित घूमते रहते हैं। जो लोग उनके अपराधों से पीड़ित होते हैं वे डरे से हमें रहते हैं, मानो
उन्हीं विचारों ने कई अपराध कर दिया है। महिला पीड़िताओं की स्थिति और भी खराब होती है, क्योंकि प्रायः समाज के लोग भी उनके साथ नहीं देते। ऐसी स्थिति में बार बार तारीख देने यानी स्थगन की संस्कृति अर्थात कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट से गरीब लोगों को जो कष्ट होता है उसकी कल्पना भी बहुत से लोग नहीं कर पाते। साधारण में एक कहावत है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेरा नहीं। लेकिन देर कितने दिन तक, कितना देर हो सकता है? 32 साल, 12 साल, 20 साल, 10 साल? हम लोगों को सोचना चाहिए। तब तक जिसको न्याय मिलेगा 32 साल के बाद शायद उनके चेहरे से मुस्कान ही खत्म हो जाएगा। और वहीं प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की लंबे समय से फरार चल रही पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में पुलिस को अहम जानकारी मिली है। गुरुवार देर रात गिरफ्तार किए मोहम्मद शमसाद से पूछताछ के बाद पुलिस के हाथ सुराग लगा है। पता चला है कि कुछ महीने पहले अतीक के गुर्गे कार से उसे दिल्ली के पास शाइस्ता से मुलाकात करने के लिए गए थे। इसके अलावा माफिया अतीक के छोटे भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन नूरी के बारे में भी अहम बातें पता चली है। अब पुलिस इन तीनों लेडी डॉन की तलाश और तेजी से कर रही है। पुलिस को यकीन है कि तीनों लेडी डॉन एक दूसरे के संपर्क में है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में तीनों लेडी डॉन की तलाश तेज करी है और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन आयशा नूरी पर भी 25,000 का इनाम किया है। आगरा प्लास्टिक गोदाम में आग लगी है। आग लगने के कारणों की जानकारी फिलहाल नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक स्क्रैप का यह गोदाम है। बता दें कि पूरा मामला थानगंज के कहरई मोड़ की घटना बताई जा रही है। और लखनऊ में एलएलबी की छात्रा की मौत की खबर सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांच के लिए विसरा और हार्ट सुरक्षित रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव को सौंप दिया गया है। बता दें कि एनआईए के आईजी की बेटी है अनिका। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलएलबी की छात्रा की मौत हो गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी भी कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन आगे के जांच के लिए विसरा और हार्ट सुरक्षित किया है और इसके बाद परिजनों को शव को सौंप दिया गया है। और सीतापुर में एनकाउंटर में 2 डकैत गिरफ्तार किए गए हैं। डकैत विनोद और टिल्लू घायल हैं। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था। अमरोहा में रेप पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। प्रेमी कर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप है। प्रेमी के चाचा पर भी यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। वीडियो वायरल कर पीड़िता ने कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए उसने वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई है। मुझे बहुत वो करा कि तुम ऐसी हो, कुछ ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, ये नहीं है, बहुत सारी बातें सुनाई। इस पे मेरे घर वाले बहुत शर्मिंदा हो गए और मेरे घर वालों ने कहा कि जब वो अब ये बात कर रहे हैं तो बाद में वो क्या करेंगे। इसलिए मेरे पापा ने खामोश हो गए, मेरे पापा, कि वो जब अब डिमांड रख रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे। इसी बीच मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनकी मेरे ऊपर गंदी नज़र पड़ गई। पता नहीं था मुझे कि वो ऐसे हैं। उन्होंने मुझसे कहा, जिससे मेरा रिश्ता लगा था नजम को, अगर इतना सब कुछ चाहिए तो मैं तेरे लोन करा देता हूँ तुम्हारे घर वालों का। प्रतापगढ़ में विद्युत एसडीओ पर हमला करने वाले 50,000 इनामी गिरफ्तार हो गया है। एसटीएफ प्रयागराज ने आरोपी अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 3 महीने पहले फतनपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एसडीओ पर अभिषेक ने हमला किया था। वह एसटीएफ प्रयागराज की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न अभियोगों में वांछित व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक
प्रयागराज महोदय द्वारा 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अपराधी अभिषेक मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना फतेहपुर छतरा अंतर्गत गौरा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, लोक सेवक पर हमला, मारपीट, धमकी आदि जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत हैं। आगरा में सावन के महीने में ताजमहल में जलाभिषेक करने वाले हिंदू कार्यकर्ताओं की जेल से रिहाई हुई है। रिहाई के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने नियमों को तोड़कर भव्य विजय जुलूस निकाला। जिला जेल से फरह टोल तक खुली कारों में नारेबाजी करते हुए हिंदूवादियों का वीडियो सामने आया है। तो मेरा मानना यह है कि उनकी नजर में वो खंडित हो चुकी है और हमारा तो शिवलिंग है ही, वहाँ पे शिव मंदिर है ही, तो वो तेजो महल पे जो इन लोग जल चढ़ाया था उसमें इन बच्चों की 22 तारीख को जमानत हुई और कल इनकी रिहाई हुई है। तो हर शरणार्थी को वो शिक्षा देती है कि हमारा मौलिक अधिकार है हमारे मंदिरों को मुक्त कराना। जो मुगलों ने मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार किए थे, जो लूट का काम किया। और बहराइच में भेड़ियों की तलाश में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन भेड़ियों के रेस्क्यू में वन विभाग को काफी दिक्कतें भी आ रही हैं, क्योंकि अभी मौसम खराब चल रहा है। ऐसे में जगह जगह जलभराव हो रहे हैं। वहीं गन्ने की फसल के बीच भेड़िए लगातार चकमा दे रहे हैं। क्या है भेड़ियों की दहशत का खात्मा होने में अभी 1 महीने और बचा है, क्योंकि इसकी आशंका जताई जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। भेड़ियों का आतंक है वो किस तरह का यहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ देखने को क्या, अगर हार कहाँ जाओ तो हार में भी मिलते हैं, रात में घर को आओ तो गांव में भी दिखाते हैं। उनको कहाँ बहराइच के दर्जनों गांव भेड़ियों के आतंक से परेशान हैं, क्योंकि कड़ी पहरेदारी के बाद भी भेड़िए रिहायशी इलाकों में हमला करने आ रहे हैं। आखिर घेराबंदी के बाद भी भेड़िए क्यों नहीं पकड़े जा रहे, ये बड़ा सवाल बन गया है। ऐसा नहीं है कि भेड़िए चुपचाप बैठे हैं, वो लगातार हरकत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हमला भी कर दिया है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि अभी 1 महीने और भेड़ियों का आतंक रह सकता है। पीछे एक्सपर्ट्स कई वजह बताते हैं। बहराइच की जिस महसी तहसील में भेड़ियों का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है वो घाघरा का कछारी क्षेत्र है। इस वक्त देश भर में मानसून की बारिश देखी जा रही है। बहराइच में भी मानसून की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बारिश होने से जगह जगह पर जलभराव हो रहा है। वहीं गन्ने की फसल भी लहलहा रही है, जिससे खेतों में हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है। और भेड़ियों के लिए छिपना भी आसान है। एक तरफ तापमान भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उमस हो रही है, और बढ़ते टेम्परेचर के बीच कैमरों में ओवरहीटिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से भेड़ियों को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 1 महीने तक भेड़िए आतंक मचा सकते हैं, क्योंकि सितंबर जाते जाते बारिश भी कम हो जाएगी और फसलें भी कटने लगेंगी, जिसकी वजह से भेड़ियों का छुपना भी मुश्किल होता जाएगा। आज से करीब 28 साल पहले भी उत्तर प्रदेश में भेड़िए नरभक्षी बन गए थे। साल 1996 की बात है, जब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों प्रताप, सुल्तानपुर और जौनपुर में कई लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार बन गए थे। भी बड़ा था, काफ़ी यूएन कराई था, काफ़ी उसमें पॉलिटिकल भी वो था। तो वन विभाग की कई टीमें ने उसमें 3-4 महीने वो ऑपरेशन चला था। वो ऑपरेशन वास्तव में काफ़ी टफ था, क्योंकि उस सारे भेड़िए गांव की तरफ जाते थे। अल्टीमेटली उसमें 7 या 8 भेड़िए मारे गए, और पता तभी चला जब 8वें भेड़िए मारने के बाद कई दिन तक कोई घटना नहीं रही हुआ, वो ख़त्म हो गया होगा, और वो ख़त्म भी हो चुका था। उसमें हमारे एक डीएफओ प्रतापगढ़ थे, उनकी आँख में चोट भी आ गई थी। उसमें काफ़ी एक दूसरे से सटे ये जिले थे जहां के 40 गांवों में उस वक्त भेड़ियों ने 30 बच्चों की जान ले ली थी। यानी यहाँ भी भेड़ियों ने उन्हें ही चुना जो उनके लिए आसान टारगेट थे। तब इन जिलों में एक के बाद एक घटना से लोग दहल गए थे।
स्थानीय लोग इसके पीछे किसी इंसान का हाथ भी मानने लगे थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि भेड़िए का ही काम था। अटैक करते हैं, सीधे गले को दबाते हैं, कोई छोटे बच्चे हैं कह भी नहीं पाते हैं तो उनको लेके भाग जाते हैं और इतना वो 5-6 किलो वजन आसानी से उठा लेते हैं। तो ये है कि इस तरह के ये मौसम भी इस तरह का रहता है, जैसे जाड़ों में ये नहीं होगी क्योंकि सब लोग घरों के अंदर रहते हैं। तो मौसम का भी इसमें मेन चीज़ है कि लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और कर भी रहे होंगे कि सब लोग घरों के अंदर रखें, बच्चों को विशेष रूप से अंदर रखें। अब तो बिजली की भी इतनी समस्या नहीं है, उस समय तो बिजली की काफ़ी समस्या थी। 27-28 साल पहले घर भी लोगों के उतने अच्छे नहीं थे, तो काफ़ी उस समय हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए थे। भेड़ियों के हमलों में बच्चे लगातार मारे जा रहे थे, जिससे प्रशासन की चुनौती भी बढ़ चुकी थी। उस वक्त लोग घरों से बाहर निकलने में भी घबरा रहे थे, खेतों में काम नहीं कर पा रहे थे। तब भी भेड़ियों के खिलाफ ये ऑपरेशन सितंबर महीने तक चला था और उसके बाद ही हालात सामान्य हो पाए थे। इसी वजह से अब बहराइच में भी अब यह आशंका जताई जा रही है को बहुत ज़्यादा गांव से इनका इंटरेक्शन एक बना ही रहता था, तो इनका कहीं बहुत ज़्यादा वो नहीं थी। कभी कभी कोई घायल हो जाने पे या कोई लंगड़ा हो गया या कोई, जैसे कि अब खरगोश वगैरह का शिकार करना तो उसको बहुत एक्टिव होना पड़ता है, सक्रिय होना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनमें कोई चोट आ गई या कोई कमी आ गई, नहीं कर पाए और आसान शिकार किसी बच्चे का मिल गया, तो ये इस तरह से बच्चों के शिकार के आदी हो जाते हैं। तो इस फैमिली में रहते हैं तो फिर सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जब भी इनका ऑपरेशन करना पड़ता है तो इनके पूरे के पूरे पैक को, पूरे के पूरे झुंड को, फैमिली को, उसको फिर हटाना। हालांकि साल 1996 के बाद कई सालों तक भेड़ियों के आदमखोर होने की खबरें सुनने में नहीं आई, लेकिन साल 2020 में भी बहराइच से सटे इलाकों में भेड़ियों ने इंसानों पर हमला किया था। बहराइच में वन विभाग ने गांवों को छावनी में तब्दील कर दिया है, लेकिन अगर भेड़ियों का आतंक 1 महीने तक जारी रहा तो प्रशासन के साथ साथ 50,000 लोगों के लिए भी चुनौती बढ़ सकती है। बहराइच से राजीव प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को वन विभाग आज भी नहीं पकड़ पाया। बीते 3 दिनों से वन विभाग को कोई सफलता नहीं मिली है। वन विभाग की पकड़ में न आने से भेड़ियों ने फिर से हमला शुरू कर दिया है। आदमखोर भेड़ियों ने बीती रात 2 गांवों में हमला किया, 2 लोगों को घायल किया है और वहीं वन विभाग के भरोसे न रहकर ग्रामीणों ने अब खुद सुरक्षा संभाल ली है। भेड़ियों के आज रात भी हमले की आशंका से लोग दिन रात जगकर पहरेदारी कर रहे हैं। का आतंक है वो किस तरह का यहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ देखने को क्या, अगर हार कहाँ जाओ तो हार में भी मिलते हैं, रात में घर को आओ तो गांव में भी दिखाते हैं। उनको कहाँ तक कोई खरीदे, कहाँ तक कोई भगाए, और जो बच्चे हैं वो चौक जाते हैं, उनको टांग कर तुरंत में लेके जा करके खा लेते हैं। और हम लोग बहुत 1 महीने से परेशान हैं सर, क्या करें, कहाँ तक दौड़ें और कहाँ तक जागें। तो अभी फिलहाल भेड़िए से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम करते हो, कैसे बचते हो आप लोग? आप क्या करें, गोला तमाशा साहेब दागत है, हम सब दागी थे, रात भर पहरा देते हैं और का करी। आप लोग कैसे बचते हो, किस तरह का यहाँ पर दहशत है? अब लाठी डंडा लेके रात में बैठा जाता है, बच्चे सोते हैं, हम लोग खेत जाते हैं लाठी डंडा लेके, वहाँ से शाम को आते हैं, फिर रात में जागा जाता है, दिन में फिर वही तना होशियार राज। और 2 बच्चे यहाँ मड़हे पर यहाँ हमला कर दी तो हुआ यह रहता जागा जाता है। मतलब यहाँ फोर्स बहुत आवत है, फोर्स बहुत लगी, विधायक आवत है, सब होते हैं, फोर्स बहुत है, लेकिन जब गन्ना बहुत है क्या करें। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के पास एक तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। पिछले 15 दिनों से तेंदुए ने इलाके में दहशत मचाई हुई है, जिसको पकड़ने के लिए वन विभाग ने 5 दिन पहले कई जगह पिंजरे लगाए। आज आखिरकार तेंदुआ जौहर यूनिवर्सिटी के पास लगे पिंजरे में कैद हो गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक रहा और किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं। इससे पहले भी हम 5 लेपर्ड पकड़ चुके हैं। छठा हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो सब कुछ सकुशल रहा। और तेंदुए को जैसे ही उच्च अधिकारियों से हमें निर्देश प्राप्त होंगे इसको कहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़ दिया जाएगा। इसकी उम्र कितनी है? देखिए इसकी उम्र करीब 1 से 1.5 साल है और मादा है। चलिए जौहर यूनिवर्सिटी में कब से था? देखिए पिछले 10-15 दिन से हमारे पास सूचना थी और क्योंकि वहाँ आसपास के लोगों द्वारा भी बताया गया कि तेंदुआ दिख रहा है, तो फिलहाल हमारी टीम वहाँ लगी हुई थी पिछले 10-15 दिन से।
गुजरात में इस समय कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाहाकार 5 जिलों में है। गुजरात में कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। आसमानी आफत का कहर, डूबे गांव और शहर, कहीं सड़कें बनी समंदर, गांव के गांव नजर आए टापू। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप, हर जगह जल तांडव। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। बाढ़ का कहर कुछ ऐसा बरपा कि सड़क पर सैलाब उमड़ आया। लोगों के घर डूबे हुए नजर आए। गली मोहल्ले, अंडरपास सब सैलाब में समाते दिखे। गुजरात के गिर सोमनाथ में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे प्राचीन माधवराव जी मंदिर सैलाब में समाया दिख रहा है। बीते कई दिनों से माधवराव जी मंदिर पानी में डूबा है। मंदिर की मूर्ति से 5 फीट ऊपर तक बहाव दिख रहा है। गिर जंगल में भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, जिसके बाद किनारे के इलाके डूब गए हैं। गुजरात के अरवल्ली में भी बाढ़ से हाहाकार मचा है। वहां मालपुर का स्वयंभू रखोडेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया। मंदिर के चारों तरफ बाढ़ का भयानक मंजर दिखा। दरअसल भारी बारिश के बाद वात्रक नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से किनारे पर बना ये मंदिर बाढ़ में समा गया। महादेव मंदिर के आसपास करीब 1 किलोमीटर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुजरात के कच्छ में बारिश ने भयानक तबाही मचाई। घरों में पानी घुसने से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया। गांव और मोहल्ले डूब गए। सबसे ज्यादा परेशानी अबडासा के ग्रामीण इलाकों में दिखी। करीब 2200 की आबादी वाला लाला गांव भी बाढ़ के पानी में डूबा नजर आया। यही नहीं, गांव के सभी रास्तों पर कमर तक पानी भरा दिखा। गुजरात के कच्छ में क्या इंसान क्या बेजुबान, सभी कमर तक भरे पानी में बाढ़ से संघर्ष करते दिखे। कच्छ में बाढ़ ने लगभग हर जगह कब्जा कर लिया। गलियों और सड़कों पर सैलाब दिखा तो वहां से कई अंडरपास डूबे हुए नजर आए। हालात ऐसे हो गए थे कि लोग बेबस हो गए। अब आप गुजरात के खेड़ा की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश की वजह से यहाँ भी हाल बेहाल हो गया। घर में बारिश का पानी भरने से अंदर रखा सामान बर्बाद हो गया। लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। गुजरात के खेड़ा की सोसाइटी में बाढ़ ने कब्जा कर लिया। घरों में पानी घुस जाने से लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। घरों में रखे फर्नीचर, बिजली के सामान सब डूबे हुए नजर आए। पोरबंदर में भी भारी बारिश के बाद चारों तरफ सैलाब नजर आया। क्या शहर क्या गांव, हर जगह रास्ते डूबे हुए नजर आए। ग्रामीणों को अपने मवेशियों की चिंता हो गई, क्योंकि वो भी बाढ़ के पानी में डूबे दिखे। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई। पूरा इलाका पानी में डूब गया। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया।